मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुविंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज जमीन से संबंधित और जमीन विवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो मसला है उसकी चर्चा आज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। और यह जो मामला है यह म्यूटेशन का है, मतलब दाखिल खारिज का है, जमाबंदी का है। आप एक बार बार यह देख रहे होंगे और जमीन संबंधी विवाद कितने ज़्यादा हैं यह भी आप जान रहे हैं कि म्यूटेशन किसी का लंबे समय से चला आ रहा है। दाखिल खारिज जो है, जमाबंदी जो है वह लंबे समय से चला आ रहा है किसी का, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया सीओ के यहाँ, ठीक है, अंचलाधिकारी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, पट्टेदार के यहाँ, और उसकी वह जमाबंदी रद्द हो जाती है। ठीक है ना, जमाबंदी जो है वह रद्द हो जाती है और उस व्यक्ति के नाम से वह जमाबंदी शुरू हो जाती है। आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे, कभी कभी हुक्मनामा के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर ये सारी चीज़ें जो है वह होती हैं। तो मित्रों, मैं आपको यह बतला दूं कि जो लंबे समय से चली आ रही जो जमाबंदी है, जो किसी व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के नाम से म्यूटेशन है, तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, वह कोई भी राजस्व जो अधिकारी है, राजस्व न्यायालय है, वह उसको रद्द नहीं कर सकता। पहले तो राजस्व की जिम्मेदारी किसको है यह मैं आपको बतला दूं, म्यूटेशन होता क्या है यह मैं आपको बतला दूं, और किस आधार पर वे लोग रद्द करते हैं यह भी मैं आपको बतला दूंगा। फिल्मसी ग्राउंड है, और फिर उसकी लीगल रेमेडी आपके पास क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा, और उससे संबंधित जो जजमेंट है कोर्ट की वो भी बतलाऊंगा। मित्रों, चूंकि मैं झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं यहाँ लगातार ही देख रहा हूँ कि जो केस आ रहे हैं वह म्यूटेशन को रद्द करने से संबंधित हैं। राजस्व जो अधिकारी हैं वह उसको अपने सुओ मोटो रद्द कर देते हैं, बिना किसी ग्राउंड के रद्द कर देते हैं। ये लगातार ऐसे केस आ रहे हैं और लगातार मैं हाई कोर्ट में ऐसे केस को फाइल कर रहा हूं और उस पर रेमेडी भी बहुत सारी है। पहले तो राजस्व न्यायालय होता क्या है इस चीज को जान लीजिए। जब म्यूटेशन संबंधी कोई विवाद होता है, मतलब भूमि लगान संबंधी कोई विवाद है और आपके दाखिल खारिज संबंधी कोई विवाद है, जमाबंदी संबंधी कोई विवाद है, तो पहला आवेदन जो जाता है वह अंचलाधिकारी को, तहसीलदार को, पट्टेदार को जाता है, क्योंकि अंचलाधिकारी को ही अधिकार है कि वह भूमि की जमाबंदी को करे। ठीक है ना, भूमि को जमाबंदी करने का अधिकार उससे ही है, क्योंकि वह सबसे ब्लॉक स्तर पर और अंचल स्तर पर वही राजस्व पदाधिकारी होता है, जिसको कि हम बिहार झारखंड में अंचलाधिकारी कहते हैं। वह रजिस्टर्ड 2 में आपके नाम को दर्ज करता है, जो पहले के जो व्यक्ति हैं, जो उसके मालिक हैं, उसके नाम को रद्द करता है। ठीक है, मरता अर्थात उसका नाम खारिज करता है और आपका नाम जो है वह उस पर चढ़ जाता है, दाखिल हो जाता है। इसको हम दाखिल खारिज और म्यूटेशन कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप जब जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, वह बयाना कहलाता है, कहीं कहीं पर रजिस्ट्री जो कराते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में होती है, लेकिन उससे आपके जमीन का अधिकार स्थापित नहीं होता है। आप जब उस जो रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्री आपने कराई, जो निबंधन जो कराई है, मतलब किसी व्यक्ति से आपने जो खरीदा है, तो वहां पर आपका अधिकार स्थापित नहीं हुआ। आपका अधिकार स्थापित कब होगा? जब आप अंचलाधिकारी के पास जाकर, तहसीलदार के पास जाकर और पट्टेदार के पास जाकर, जहां पर जो नाम है उसको आप समझ लेंगे, उसके पास जाकर यदि रजिस्टर्ड 2 में आप दाखिल खारिज अपना नहीं करवाते हैं, तब तक आपका अधिकार स्थापित नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप दाखिल खारिज कराते हैं, आपका लगान का निर्धारण हो जाता है, राजस्व का निर्धारण हो जाता है, और तब आप सरकार को वह राजस्व जो कर है, भूमि कर जो है, राजस्व है, वह आप उनको देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जमीन का मालिक व्यक्ति नहीं होता है, सरकार होता है।
सरकार किसी व्यक्ति को जो अधिकार देती है तो अधिकार जो ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर को कंफर्म करने का अधिकार सरकार के पास है और वह सरकार उसको दाखिल खारिज के माध्यम से करती है। ठीक है ना। दाखिल खारिज आपका हो गया तो यह हो गया कि आपके अधिकार में वह जमीन है, आपके पोजीशन में वह जमीन है। तब आप उस पर अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आप बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, अपना बोरवेल खुदवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं, जो चाहिए करिए आप, लेकिन दाखिल खारिज आवश्यक है। तो सबसे पहले जो जमीन दलाल जो अटैक करते हैं किसी चीज पर वह है दाखिल खारिज पर ही, क्योंकि दाखिल खारिज यदि कैंसिल हो गया तब ऐसी स्थिति में आपका अधिकार खत्म हो जाता है। अब यह कैंसिल कैसे कराते हैं? कोई भी व्यक्ति जो बेईमानी करने पर आता है वह कैंसिल कैसे कराता है? तो आप देखते होंगे कि पहले जो जमींदारी कानून था, जमींदार लोग थे, जमींदारी उन्मूलन कानून तो बाद में आया। ठीक है, वह 1952 में खत्म हुआ जाकर जमींदारी उन्मूलन कानून। लेकिन जो कानून बनाया गया, खास करके बिहार और झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 1/1/1948 के बाद किसी भूमि का यदि रजिस्ट्री की गई है जमींदार के द्वारा तो वह वैलिड नहीं होगी। जमींदार एक तो रजिस्ट्री करते थे, दूसरा क्या करते थे, वह हुक्मनामा बनाकर दे देते थे कि यह मैंने अपना हुक्म दे दिया कि यह जमीन आज से इसकी हो गई। तो आज के डेट में फर्जी हुक्मनामा के आधार पर लोग सीओ के ऑफिस में, अंचलाधिकारी के ऑफिस में अप्लाई कर देते हैं कि मेरा हुक्मनामा है और मेरे हुक्मनामा के आधार पर हमारा म्यूटेशन किया जाए। तो ये सीओ को भी समझ में आता है कि ये गलत है, लेकिन वह फिर कैसे करता है आप सभी को पता है यह बात, और वह उनका दाखिल खारिज कर देता है, पुराने को रद्द कर देता है और दाखिल खारिज कर देता है। यहाँ से विवाद शुरू हो जाता है। तो पहले मैं आपको बतला दूं, हुक्मनामा जो है 1/1/1948 के बाद हुआ है तो वह वैलिड नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जमींदार के नाम पर 1/1/1948 के बाद, 1 जनवरी 1948 के बाद कोई हुक्मनामा बनाया गया है तो वह वैलिड नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अब जब आपका दाखिल खारिज जो था वह लंबे समय से चला आ रहा था, जैसे मान लीजिए कि आप 1955 से आपकी दाखिल खारिज चली आ रही है और उसको 2016 में जाकर रद्द कर दिया गया। सोचिए कि 60-61 साल के बाद वह उसको रद्द कर दिया गया, तो आप क्या करेंगे? तब स्थिति में जो पहला न्यायालय है, राजस्व न्यायालय, वह है LRDC का, लैंड रेवेन्यू डिप्टी कलेक्टर। ठीक है ना। भू राजस्व उप समाहर्ता जो होता है वो जिला स्तर पर होता है, उसके यहाँ पर आप अपील करेंगे, म्यूटेशन अपील आप वहाँ पर करेंगे, मिसलेनियस अपील आप वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर वह देखेगा कि जो रद्द किया गया है, जो नए व्यक्ति का नाम चढ़ाया गया है रजिस्टर्ड टू में, दाखिल खारिज जो किया गया है, वो कितना है, वो कितना सही है, कितना गलत है। यदि वहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता है, ठीक है ना, या फिर आपको न्याय मिलता है तो दूसरा पक्ष जो है वो क्या करेगा, वह एडिशनल कलेक्टर के पास चला जाएगा, अपर समाहर्ता के पास चला जाएगा, जो कि जिला स्तर पर उच्चतम राजस्व न्यायालय है। अब वहां पर एडिशनल कलेक्टर यह देखता है कि जो राजस्व अधिकारी जो थे, ठीक है ना, या राजस्व न्यायालय जो था LRDC का, उसने जो न्याय दिया है वह सही है या गलत है, उस पर वह निर्णय लेता है और उस पर अपना फैसला सुनाता है, जिसको हम रेवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर के नाम से जानते हैं। दैट इज नॉट जजमेंट, ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब वहां भी सपोज करिए कि आपको हार मिली या फिर दूसरे पार्टी को हार मिली, तब आप कहाँ जाते हैं? तब ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं आर्टिकल 226 और 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और न्यायालय यह फैसला सुनाता है कि क्या सही है या क्या गलत है। और मैं आपको बतला दूं कि उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय जब भी फैसला सुनाता है तो वह कानून के आधार पर ही सुनाता है,
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस के आधार पर सुनाता है और संबंधित जो हाई कोर्ट है वह अपने जो पुराने जो फैसले हैं उसके आधार पर वह सुनाता है। अब उसके बाद भी आप यदि हाई कोर्ट में हार जाते हैं तब ऐसी स्थिति में आप सिंगल बेंच में यदि हार गए तो आप डिविजनल बेंच में जाते हैं, लेटर पेटेंट अपील में आप चले जाते हैं। वहां भी यदि आप हार जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर का जो निर्णय होता है वह अंतिम माना जाता है। यह तो प्रक्रिया है पूरी। अब मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। यह केस है वह 1933 के सेटलमेंट का। 1933 हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1933 में एक व्यक्ति ने सर्टिफिकेट ऑक्शन के द्वारा एक भूमि को परचेज किया, ठीक है ना। बड़ा सा लैंड था, उसको उसने परचेज किया। एकर्स में वह लैंड है, बीघा में वह लैंड, उसने वह लैंड को परचेज किया। अब सर्टिफिकेट ऑक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो सर्टिफिकेट केस क्या होता है यह जानिए आप। यदि आप राजस्व का भुगतान नहीं करते हैं, राजस्व का भुगतान आप नहीं करते हैं, मतलब सरकार को आप राजस्व का भुगतान नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में सरकार आपके खिलाफ में सर्टिफिकेट केस चलाती है, वह राजस्व की वसूली के लिए। और यदि आप केस चलने के बाद भी भुगतान नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति में जो सर्टिफिकेट केस आप हार जाते हैं और उस जमीन को ऑक्शन पर चढ़ा दिया जाता है, जिसको कि हम सर्टिफिकेट ऑक्शन के नाम से जानते हैं। तो 1933 में सर्टिफिकेट केस के द्वारा जो ऑक्शन हुआ उसमें एक व्यक्ति ने, वह समीर महतो नाम का एक व्यक्ति था, बाद में उसके जो डिसेंडेंट थे वो मुस्लिम बन गए, तो वह व्यक्ति जो था उसने उसको परचेज किया 1933 में। अब 1933 से लेके 2016 तक उस जमीन पर कोई विवाद नहीं हुआ। 1933 से 2016 तक मतलब आप समझिए कि करीब करीब 80 साल तो हो ही गया था, कोई विवाद नहीं हुआ। और यह 2016 में विवाद खड़ा किया वहां के एक व्यक्ति ने, जिसका कोई राइट नहीं था। उसने ये कहा कि यह भूमि जो है वह भूमि इनकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह जो है वह भूमि सरकार की भूमि है, ठीक है ना। यह जो भूमि है वह गैर आबादी मालिक की भूमि है, उसने ऐसा कहा। उसके आधार पर इंक्वायरी सीओ ने स्टार्ट कर दिया, जबकि इंक्वायरी करने का कोई मतलब नहीं था। और सीओ ने जो इंक्वायरी कराई अपने सर्कल इंस्पेक्टर से, कर्मचारी से, तो उसने पाया कि लंबे समय तक इसकी जमाबंदी चली आ रही है। ये सरकार को राजस्व भी दे रहा है, इसका म्यूटेशन है, इसकी दाखिल खारिज है, इसीलिए यह सही है। चूंकि जमीन की दलाली करता था वह व्यक्ति, तो वह कहाँ चला गया? वो चला गया एलआरडीसी के यहाँ। एलआरडीसी ने क्या किया? एलआरडीसी ने उसके अधिकार को खारिज कर दिया। एलआरडीसी ने क्या किया? उसके अधिकार को जो है वह खारिज कर दिया और यह कहा कि यह गैर आबाद मालिक भूमि है, इसीलिए इस पर आपका राइट नहीं बनता, ठीक है, इस पर आपका राइट नहीं बनता है। इसने उसको खारिज किया उसको। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। उसके बाद चला जाता है यह मामला एडिशनल कलेक्टर के यहाँ। एडिशनल कलेक्टर के यहाँ मामला जाता है। एडिशनल कलेक्टर ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया और यह कहा कि यह गैर आबाद जो मालिक है, यह पूरी जमीन सरकार की है, आपकी नहीं है। अब इसके सामने कोई चारा नहीं रह गया था। यह झारखंड हाई कोर्ट के शरण में आया। यह बोकारो का मामला है, ठीक है ना। मामला जो है वो बोकारो का है। यह झारखंड हाई कोर्ट के शरण में आया। झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। इसके पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो एडिशनल कलेक्टर था उसने यह कहा कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है 1950, उसके सेक्शन 4H के तहत यह जो है यह मामला बिल्कुल सुटेबल है कि जिसको खारिज किया जा सकता है। अब बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 4H क्या है?
यह है कि 1/1/1946 के बाद यदि कोई भूमि, ठीक है ना, कोई भूमि का सेटलमेंट किया गया है या कोई भूमि बेची गई है जमींदार के द्वारा तो वह वैलिड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर ने इस कानूनी प्रावधान को समझे बिना इसके अधिकार को खारिज कर दिया। ठीक है, इसके अधिकार को क्या किया, खारिज कर दिया, क्योंकि इसने ऑक्शन परचेज के द्वारा यह भूमि 1933 में खरीदी है। ठीक है ना, यह भूमि जो है वह 1933 में इसने खरीदी है, तो यह 1/1/1946 का प्रावधान तो इसके ऊपर लागू ही नहीं होता है। तो इस आधार पर तो जो खारिज किया गया वह गलत था। तब ऐसी स्थिति में जब झारखंड हाई कोर्ट गया है तो झारखंड हाई कोर्ट में इजहार हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के नाम से यह केस है, बहुत ही फेमस केस है और यह बोकारो जिले का केस है। तो झारखंड हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। ठीक है ना, इसके पक्ष में फैसला सुनाया और यह कहा कि भाई यह 4H तो लागू ही नहीं होता है इसके ऊपर। दूसरी चीज है कि लॉन्ग रनिंग जमाबंदी यदि है तो लॉन्ग रनिंग जमाबंदी को तो कैंसिल किया ही नहीं जा सकता है। लॉन्ग रनिंग जमाबंदी को कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ सक्षम न्यायालय को है और सक्षम न्यायालय कौन है, सिविल कोर्ट है। और उससे संबंधित भी कानून है, यह है बिहार टेनेंट्स होल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्ट 1973। ठीक है ना, बिहार टेनेंट्स होल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्ट 1973 ये बिहार और झारखंड दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो उसमें कहा कि इसमें जो प्रोविजन दिया हुआ है उस प्रोविजन के अनुसार तो एक तो सिविल कोर्ट को राइट है कि लॉन्ग रनिंग जमाबंदी को खारिज करे, न तो सीओ को राइट है, न LRDC को राइट है, न एडिशनल कलेक्टर को राइट है, किसी को राइट ही नहीं है। मतलब कि आपको यदि कराना है लॉन्ग रनिंग जमाबंदी को कैंसिल तब आपको सिविल कोर्ट में टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिविल कोर्ट में टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा। और टाइटल सूट क्यों नहीं लोग फाइल करते हैं, जिनकी भूमि नहीं हो टाइटल सूट फाइल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि टाइटल सूट फाइल करने में जो भूमि का जितना वैल्यू है, जो मूल्य है, उसके आधार पर उसको वहां पर टैक्स जमा करना पड़ता है। ठीक है ना, उसके अनुसार उसको कॉस्ट वहां जमा करना पड़ता है, तभी वह केस फाइल होगा। वो कोर्ट फी के रूप में होता है, तभी केस फाइल होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए लोग सीओ और LRDC और एडिशनल कलेक्टर का सहारा लेते हैं, जहां पर जाकर वह इसको कैंसिल करवा देते हैं। तो यह हुई बात। अब यहाँ पर जब वह इजहार हुसैन जो जीत गया तो सरकार जो है वो चली गई LPA में। सरकार जो थी वह LPA में चली गई, मतलब लेटर पेटेंट अपील में चली गई। डिविजनल बेंच के सामने मामला चला गया। डिविजनल बेंच में 2020 में फैसला सुनाया और कहा कि एडिशनल कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है या LRDC ने जो आदेश पारित किया है, जिसमें उसने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के सेक्शन 4H का जिक्र किया है, वो सरासर गलत है, वह यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी चीज है कि उस डिविजनल बेंच ने कहा, यह चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने यह कहा, जो डिविजनल बेंच में दोनों जज बैठे हुए थे, कि जो सिंगल बेंच ने जो आदेश पारित किया है जिसमें कहा है कि लॉन्ग रनिंग जमाबंदी को कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो वह बिल्कुल ही सही है। इस प्रकार जो झारखंड सरकार ने जो केस फाइल किया था, जो अपील फाइल किया था LPA में, वह भी खारिज हो गया। तो मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि यदि कोई भी जमीन संबंधी विवाद, इस ढंग का विवाद यदि आपके साथ आता है तो और एडिशनल कलेक्टर या फिर LRDC कोई भी जो है आदेश पारित कर देता है तो आपके पास उसकी रेमेडी हाई कोर्ट में है। और हाई कोर्ट से भी यदि हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इस पर, एक जो 2013 में पारित हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया है। जो राम नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है और यह रिपोर्टेड केस है PLGR के 2013 के वॉल्यूम 3 में, PLGR 3 में यह जो है वह रिपोर्टेड है 2013 का, और ये पेज नंबर 533 है, जिसमें उसने, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि लंबे समय तक की जो जमाबंदी है, लंबे समय से चली आ रही जो जमाबंदी है, जो दाखिल खारिज है, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता और कैंसिल करने का अधिकार सिर्फ कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास है
और कॉम्पिटेंट कोर्ट में टाइटल सूट फाइल कर ही इसे कैंसल कराया जा सकता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह लॉन्ग रनिंग जमाबंदी का जो इशू है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं और इस पर क्या क्या आप सजेशन देना चाहते हैं मुझे कि और बेहतर कैसे वीडियो को बनाया जा सके जो कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। क्योंकि मेरा पर्पस पूरा यही है कि लीगली आप लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, जो हमारे वकील मित्र बंधु हैं उनको कैसे इसका फायदा हो। तो मित्रों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।